हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक का चैप्टर, दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो अब तक हमने चैप्टर में जो कवर कर लिया है, मैं आपको एक बार रिव्यू दे देती हूँ। हमने एक चैप्टर को शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन से, हेलो एल्केन्स क्या हैं, हेलो एरिन्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर फर्दर हमने उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पहले शुरू की। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेलो एरीन की जो दो प्रिपरेशन मेथड थे वाया आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर हाइड्रोकार्बन से जो प्रिपरेशन थी वो हमने कंप्लीट की थी। सैंड मेयर्स रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी। अब इस लेक्चर में हम शुरुआत में कुछ रिएक्शंस करने वाले हैं, कुछ जो कि हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करने के लिए होगा। आई थिंक आपको ये रिविजन करके ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है उसका पता चलेगा। आपको फाइंड आउट होगा कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको आपको रिएक्शंस में कैसे अप्लाई करना है, वो आप इन एग्जांपल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, और फिर भी आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस को डालिए। आई होप आई विल ट्राई दैट आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस और क्वेरीज। सो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि आपके पास कोई जहाँ भी आपको ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप देखिए जहाँ भी दो लाइन आपस में मर्ज हो रही हैं वो दो कार्बन्स हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को पहले अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, आप ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए जिससे आप उसको समझ सकें, राइट। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अगर अब हम उसको कार्बन वाली नोटेशन में लिखते हैं तो ये बोल रहा है कि एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ लगा है ये C6H5 जिसको फिनाइल रिंग बोलते हैं। तो आप इसको ये स्ट्रक्चर बना लीजिए या लिख लीजिए C6H5, दोनों सेम बात है। अगर अब इसमें हम HBr ऐड करते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि हमने जब हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन की थी हमने तब किया था। हमने क्या किया था, अगर हम एल्कीन के अंदर कोई भी अल्काइल हैलाइड को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन होती थी, याद कीजिए। और अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज़। सो अब हमारे पास यहाँ क्या है, H+ और Br-। अब ये Br पे ही माइनस क्यों आया है, क्योंकि Br एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता है जितने भी हेलोजेंस होते हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Br अपनी तरफ खींच लेगा और Br नेगेटिव बना लेगा, H जो H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ लगता है मार्कोनिकोव्स रूल। तो वो क्या रूल कहता है कि जहाँ हम आपके पास कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, आप उस पोजीशन को प्रेफर कीजिए फॉर्मेशन के लिए, और फिर आपके पास एनायन को वहाँ पे अटैक करा दीजिए। आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, तो अब हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में सीखते हैं कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है, मैंने अपनी वीडियो में भी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है, जो आपको वही रिमेंबर करनी है, आप बार बार में मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहाँ अटैक करेगा, मतलब जो हाइड्रोजन है वो अपने जैसे लोगों के पास जाना पसंद करेगा। अपने जैसे लोग मतलब जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो चेक कीजिए, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है। यहाँ अगर आप देखेंगे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन पे सिर्फ डायरेक्टली अटैच आपको हाइड्रोजन देखने हैं। अगर ऐसे आप हाइड्रोजन काउंट करने लगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने हैं, तो आप काउंट कर लेंगे 5 + 1 6, और यहाँ सिर्फ 2। आपको ऐसे काउंट नहीं करना है, आपको जो कार्बन डबली बॉन्डेड है उनसे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को चेक करना है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो H पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, उस जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब हमारे पास एक पाई बॉन्ड टूटता है तो उसके रिजल्ट में 1 पाई बॉन्ड जो जब भी ब्रेक होता है तो रिजल्ट में हमें क्या देता है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स देता है। अब एक सिग्मा बॉन्ड से तो H आके जुड़ेगा और एक सिग्मा बॉन्ड से Br आके जुड़ेगा। अब H कहाँ आएगा, जहाँ उसे उस जैसे लोग मिलेंगे, जहाँ H ज़्यादा मिलेंगे। तो H कहाँ ज़्यादा है, यहाँ। तो देखिए अब क्या होगा रिएक्शन में, CH ये इस वाली पोजीशन पे आया है तो H यहाँ पे क्या आ जाएगा,
C6H5 यहाँ H। अब ये पोजीशन, अब ये जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा था उसके रिजल्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड नए फॉर्म हुए थे। एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड और बना देते हैं, यही हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको कार्बन चेन सिंपल गिवन है, HCl वही आपको मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है। H पॉजिटिव और Cl माइनस है तो कहाँ अटैक होगा, देखिए इस डबल बॉन्ड सिस्टम को देखिए, डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे उसको अपने जैसे लोग दिखेंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन दिखेंगे, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन को पूरा कर दीजिए, CH2 CH, यहाँ क्या था हमारे पास, Cl आके जुड़ जाएगा और CH2 के साथ एक H, दैट मीन्स CH3 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज आप सोचेंगे कि H पॉजिटिव है, Br माइनस है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो H यहाँ आ जाएगा, Br इस पोजीशन पे आ जाएगा। पर नहीं, आप ये भी देखिए कि रिएक्शन में पर ऑक्साइड देख लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि यहाँ एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। तो जो भी आप सिस्टम ऊपर अप्लाई कर रहे थे, जो भी रूल आप अप्लाई कर रहे थे उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होते थे ना, अब उसका उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव वहाँ जाएगा, H पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। यहाँ कमी है ना इस कार्बन पे, देखिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ जाएगा तो हमारे पास सिस्टम क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा CH2 CH, यहाँ पे एक और H। अब ये पाई बॉन्ड टूटा था, इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, एक H पहले ही था, यहाँ पे भी एक H पहले ही था, यहाँ बची पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Br। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, राइट। आगे देखिए, अब ये आ गई है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, या फिर जो हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी, जो प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी उनसे रिजल्ट से ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, ये आपको समझनी है। तो देखिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको रिएक्शन ये वीडियो में भी समझाई थी कि इससे हमें बहुत अच्छी ईल्ड मिलती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न था कि यहाँ SO2 गैस रिलीज हो रही थी, राइट। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये जो OH है इसकी प्लेस पे ही हमारे पास आ जाएगा Cl, और यह हमारे पास रिलीज हो जाएगी SO2 गैस प्लस में HCl गैस। अब ये कैसे हुआ, देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने दोबारा से बना के आपको दिखा देती हूँ, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ, अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर अब आप यहाँ से क्या कर सकते थे, HCl गैस को रिमूव कर सकते थे, तो H और Cl को रिमूव कर दीजिए, SOO से यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2, बचा क्या, सिर्फ Cl, तो ये सारा चीज़ हट के यहाँ सिर्फ Cl लग जाएगा। SO2 और HCl गैस हैं, एस्केप आउट हो जाएंगी, तो हमें प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। अब देखिए ये जो मेथड है ये आपने पढ़ा होगा जब हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की थी वाया एल्केन से, और ये जो यूवी लाइट, हीट, ये सब कुछ मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सनलाइट की, कोई भी लाइट की अगर प्रेजेंस है तो वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, राइट। और फ्री रेडिकल में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी स्टेबिलिटी होती है वो सेम कार्बोकेटाइन वाली स्टेबिलिटी होती है, टर्शरी की देन सेकेंडरी की देन प्राइमरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। अब देखिए ये जो कार्बन है ये एक साइड इस कार्बन से अटैच है और एक साइड इस कार्बन से अटैच है, मतलब सेकेंडरी है। और अगर कार्बन सेकेंडरी है तो कार्बन से जुड़े हुए हर हाइड्रोजन भी कैसा है, सेकेंडरी है। अगर ये इस कार्बन की बात करूँ तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इससे जुड़ने वाला हर एक जो हाइड्रोजन है वो प्राइमरी होगा। तो अब सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करने से जो रेडिकल बनेगा वो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, और हमें पता है सेकेंडरी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है प्राइमरी रेडिकल से। तो जो यहाँ पे Br हमारे पास रेडिकल, Br रेडिकल आएगा वो इस पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ना कि इस पोजीशन पे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आप फॉर्म हो जाएगा वो होगा, यहाँ पे आप NO2 लगा दीजिए और यहाँ लिखिए CH3, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास 2 पोजीशन पे OH लगे हैं, एक यहाँ है OH और एक यहाँ है। तो अब मेरे पास HCl अगर है तो मैं इस HCl से कहाँ रिप्लेस करूँगी, क्या मैं इस OH को रिप्लेस करूँ या फिर मैं इस OH को रिप्लेस करूँगी। तो आप एक छोटी सी बात सोचिए
कि अगर यहाँ से OH का रिमूवल होगा, देखिए ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से प्रोसीड होगा कि जो हमारे पास OH है इसके पास होते हैं लोन पेयर्स, और ये लोन पेयर इस H पे अटैक करते हैं और ये प्रोटोनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये OH2 पॉजिटिव हो जाता है। और आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो जैसे ही इसका रिमूवल होगा तो ये अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा जो कि CH2 पे आ जाएगा। तो अगर ये भी इसी तरह प्रोटोनेटेड होता है, एक केस में तो हमने इसको प्रोटोनेट कराया, एक केस में इसको प्रोटोनेट कराएंगे, इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, Cl बाहर निकल जाएगा। अगर इसको प्रोटोनेट कराया और फिर इसको H2O बना के बाहर निकाला तो यहाँ इस बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, जबकि ये जो बनेगा ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि अगर कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो वो मोर स्टेबल है। कोई भी चीज़ अगर जो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रही है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। जैसे बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो अब हम किसको Cl से रिप्लेस करेंगे? इस OH को या इस OH को? इस वाले OH को हम रिप्लेस करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा CH2Cl। यहाँ पे Cl और यहाँ पे जो OH था वो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको लग रहा होगा कुछ ना कुछ मार्कोनिव्स रूल की तरह। कैसे? मार्कोनिकोव्स रूल कैसे लगेगा इसमें? H पॉजिटिव I माइनस, जहाँ भी आपको एल्कीन दिख जाए, HI, HCl, HBr अगर आपको दिख जाए तो आप कोशिश कीजिए कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट अगर आपको रिकॉग्नाइज हो रहा है, एल्कीन आपको दिख रही है, तो आप वहाँ पे मार्कोनिव्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिव्स रूल लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगर यहाँ नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। अब देखिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करके हाइड्रोजन काउंट निकाल लीजिए कितने हैं वहाँ। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, राइट। इस कार्बन का देखिए, इस वाले कार्बन का 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन पक्का रहा होगा। तो इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ उसको उस जैसे लोग दिखेंगे, तो वो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आयोडीन यहाँ आ जाएगा। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? यहाँ पे एक H था, एक और पहले चला गया, पाई बॉन्ड टूटा तो CH3 के साथ ही क्या आ गया? I आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये Cl है, CH2 के साथ Cl है और ये OH। आगे देखिए, अब ये रिएक्शन का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम एसीटोन की प्रेजेंस में NaKI आयोडीन का सोर्स लेते हैं और कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हैलाइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली आयोडीन की प्रिपरेशन के लिए वाइडली यूज्ड होती है। और ये मैंने आपको अपनी लेक्चर सीरीज में भी बताया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, और अगर नहीं आप बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इसका आंसर दूंगी। तो अब हम यहाँ से NaBr का रिमूवल कर देंगे। क्या आ जाएगा? CH3CH2I प्लस में NaBr। इट्स जस्ट इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेस किया है, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, डिस्प्लेस किया है। किसको? आयोडीन ने यहाँ पे रिप्लेस किया है किसको? Br को। अब फिर से आप देखिए H2 यहाँ पे हमारे पास क्या है? म्यू या फिर लाइट या फिर हीट दी हुई है। तो ये आपको क्या दिख रही है? रिएक्शन फ्री रेडिकल टाइप्स रिएक्शन दी हुई है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि जो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजिशन होती है, मैंने आपको जो वीडियोज़, जो इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं उनमें भी बताया है कि एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक पोजीशंस क्या होती हैं। तो जो डबली बॉन्डेड वाली पोजीशन होती है ना, जैसे ये पोजीशन, ये जो 2 कार्बन है, ये विनाइलिक पोजीशन है और इनसे जस्ट नेक्स्ट पोजीशन होती है एलाइलिक पोजीशन। तो जब भी एलाइलिक पोजीशंस आपको गिवन है किसी सिस्टम में और अगर आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन होने की कंडीशन प्रोवाइडेड है, तो वहाँ जो फ्री रेडिकल के लिए जो
हमारे पास एलिमेंट आना है वो एलाइलिक पोजीशन पे आना प्रेफर करेगा, क्योंकि एलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। क्योंकि अगर यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है, वो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ फॉर्म होगा, यानी इस तरीके से स्टेबिलिटी अराइज हो सकती है। जो भी रिएक्शन प्रोसीड करती है वो डिपेंड करती है कि उसका इंटरमीडिएट किस पाथ से मोर स्टेबल बन रहा है। अगर किसी एक रिएक्शन को होने के दो मेथड हैं तो हम चेक करेंगे कि अगर दोनों रास्तों में से किस रास्ते में उसका जो बीच वाला पोर्शन है वो बन रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक रास्ते पे जा रहे हैं और आपको रास्ते में कुछ रिसोर्सेज, कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर आप स्कूल में आपको कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, आपको बस लगातार चलते जाना है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप उस रास्ते को, उस पाथ या उस जर्नी को चूज़ करेंगे जिसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हों। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि रिएक्शन उस पाथ में प्रोसीड करती है जहाँ आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जहाँ जो इंटरमीडिएट, जो बीच में जो प्रोसीजर बनता है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ भी हम फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हुए जो ये पोजीशन और ये या फिर ये पोजीशन है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, किसी भी एक पोजीशन पे क्या कर दीजिए, बी आर को लगा दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ थे हमारे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस लेक्चर्स की जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके बेसिस पे थे। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले तो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जिनसे हम उसे देख के उसके बारे में बता सकें। जैसे उसका कलर क्या है, उसके अंदर स्मेल कैसी आ रही है, और उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेजर की जा सकती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी, ये सब उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्काइल हैलाइड की, वो क्या होती हैं कि मेनली तो वो कलरलेस होते हैं। आपको वो कलर उनका कुछ खास दिखेगा नहीं, पर मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था, दैट इज़ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। वो था हमारे पास ब्रोमीन का टेस्ट। उसमें क्या था कि ब्रोमीन का रेड ब्राउन फ्यूम्स आ रहे थे। जैसे ही आप उस किसी भी चीज़ में अनसेचुरेशन थी, किसी भी सिस्टम में अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हैं और आप उसमें ब्रोमीन डाल दे रहे हैं, तो वो ब्रोमीन जो है किसी एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके दोनों जगह बी आर लग जाएगा और हमारे पास ब्राउन कलर के फ्यूम्स अराइज होंगे। सिमिलरली I2 का वॉयलेट कलर का हमारे पास टेक्सचर होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ कलर हमारे पास शो हो रहा है इन Br2 एंड I2, कि इन दोनों के केस में कलर डेवलप हो जाते हैं जब उनको लाइट में एक्सपोजर दिया जाता है, और बाकी सब कलरलेस कंसिडर किए जाते हैं। Br2 एंड I2 को हमारे पास कलर्ड देखा गया है। अब आगे क्या है कि बहुत सारे जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको वोलेटाइल देख माना गया है, पर कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हैं, जिनको उनका थोड़ा सा अगर हम हीटअप दे देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी अगर प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि वो आसानी से उड़ जाते हैं, वेपराइज कर जाते हैं। आगे हम अब देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करता है। अगर आप हेलोजन को चेंज कर देते हैं, Cl अगर आपने लगा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, Br लगा दिया तो क्या होगा, अगर आपने कार्बन बढ़ा दिए तो क्या होगा, और ऐसा क्यों होता है उनको देखेंगे। और क्या बोला इसने कि इनकी स्वीट स्मेल भी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल्स लैब में ऐसे होते हैं जिनकी पंजेंट स्मेल होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्मेल होती है, आप उनको स्मेल नहीं कर सकते। तो पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जो हेलाइड्स होते हैं, जनरली दे आर स्वीट इन स्मेल। उनको आप ये नहीं बोल सकते वो पंजेंट इन स्मेल है, काफ़ी तो स्मेललेस होते हैं, पर जो कुछ उनमें से हैं वो क्या हैं, स्वीट स्मेल के हैं। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन पे क्वेश्चंस भी आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है, जिनको मेज़र किया जा सकता है। जिनमें से एक तो है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर मैंने आपको अपने प्रीवियस जो लेक्चर होगा वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आके हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो वेपर्स, जो हमने हीट करने से वेपर्स क्रिएट किए हैं, वो वेपर प्रेशर और जो अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर वो सेम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अराइज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट उस पॉइंट पे आकर के जिस पे कोई भी चीज़ आके मेल्ट होना शुरू हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए हमारे पास क्या है कि मिथाइल क्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या होते हैं, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3
Cl। जैसे मीथेन क्या होता है, CH4। अगर उसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल बन गया ना। जैसे एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। अगर किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। तो ऐसे मिथाइल क्लोराइड जो है वो, या फिर CH3Br है, इस C2H5Cl है, इथाइल क्लोराइड है, इन सब चीज, इनको जो भी कंपाउंड्स मैंने लिखे ना, इनको हम क्या मानते हैं, वोलेटाइल मानते हैं। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आई ये कि हमें कैसे पता चला कि ये सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या देखा गया कि जितने भी लोअर हेलो एल्केन कंपाउंड्स हैं, लोअर हेलो एल्केन्स हैं, चाहे वो Cl के हों या Br के हों या आयोडीन के हों, ये सब किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो हायर हमारे पास हेलो एल्केन्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारे पास हेलोजन्स क्या हैं, वो डिपेंड करेंगी ऑन हेलोजन्स। और वो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं दो फॉर्म में, या तो वो सॉलिड में भी हो सकती हैं और लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। आपने देखा होगा ब्रोमीन एज अ लिक्विड में फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा आप हेलो कंपाउंड ले रहे हो, कि वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करे। पर जिनमें कम कार्बन एटम होंगे, देखिए जैसे मीथेन वाली जितनी भी चीज़ है ना, तो इनमें जब एक या दो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, लोअर अगर हेलो एल्केन्स हैं, तो वो गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, काफ़ी ईजिली वो वेपराइज हो जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी होगी या आपको समझनी होगी, तभी आप आगे बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन कंसेप्ट है कि वो इंटरेक्शंस क्या हैं जो टूट के वो आसानी से बॉयल हो जाती है, उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जितने भी हेलो एल्केन्स हैं वो क्या हैं, आर पोलर इन नेचर। अब ये चीज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CX का बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव अराइज होता है। तो ये जो पोलैरिटी का डिफरेंस है, आपने 11th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा कि जहाँ भी पोलर डायपोल्स अराइज हो जाते हैं ना, जैसे दो पोल्स अराइज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल्स अराइज हो गए, तो यहाँ जो दो पोल हैं, इन दो पोल्स की वजह से डायपोल डायपोल टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये डायपोल डायपोल का इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि कितने कार्बन है, कौन सा हेलोजन है। क्योंकि आपको पता है ना कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ही नहीं खींचेंगे तो पोलैरिटी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम हो गई तो ये डाइपोल की स्ट्रेंथ, ताकत कम हो जाएगी, और वो ताकत कम हो गई तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये जिस फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, वो फोर्स ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को जानने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को बॉयल करना है, उबालना है, तो आपको क्या करना है, उसको गैसेस फॉर्म में लेके जाना है। और गैसेस में आपको पता है जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होते हैं वो बिल्कुल वीक होते हैं। एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल बहुत दूर 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 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो अगर आपको पार्टिकल को इवेपोरेट करना है, वेपराइज करना है, तो आपको उनके बीच के इंटरेक्शन को तोड़ना होगा। तो अगर आपके पास इंटरेक्शन ऑलरेडी कम है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा। अब हमें यही जानना है कि किन स्पीशीज़ का जो ये इंटरेक्शन है ज़्यादा होता है और किन स्पीशीज़ का इंटरेक्शन कम होता है। तो चलिए, अब हमने इस बात को जाना कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है ऑन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन एटम। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन पे हमारा डिपेंड करता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, जो हमारे पास, अब हम एक बात लिखेंगे जिसको हम काफ़ी हद तक आगे फर्दर यूज़ भी करेंगे, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाएगा।
कैसे कि जैसे जैसे आपका कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बन कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, आप यहाँ बहुत सारे आपने कार्बन एटम्स लगा दिए, तो अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा लार्जर साइज होता है, लार्जर साइज होगा या फिर हाई मोलिकुलर मास होगा किसी भी स्पीशीज़ का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वैंडरवॉल फोर्सेस के कारण। तो जितने ज़्यादा किसी स्पीशीज़ का जितना बड़ा साइज है या जितना ज़्यादा मास है, तो उनके अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस उतने ज़्यादा हैं। अगर किसी चीज़ का साइज बड़ा है तो वो काफ़ी फैली हुई है, उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, और वो इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा कोई चीज़, तो उतने ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा लगेगी और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि वैंडरवॉल फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। हैंस हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसके नंबर ऑफ कार्बन चेन के। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं आपको आपको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अगर आपको मैं देती हूँ, तो आप उनमें क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे कि आप मान लीजिए CH3Cl है, एक में C2H5Cl है, और एक में मैंने 3 कार्बन लगा दिए फिर Cl है, और एक में मैंने 4 कार्बन लगा दिए और फिर Cl है। तो अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर निकालूंगी तो मैं क्या देख सकती हूँ कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ 1 कार्बन है या 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो बॉइलिंग पॉइंट ये इस तरीके से होगा। क्यों? ये नंबर ऑफ कार्बन चेन की एटम्स बढ़ती जा रही है, और जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैंडरवॉल फोर्सेस उतना बढ़ता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज़ का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर है। अब एक बात और ये समझ में आती है कि हमारे पास जितने भी हेलोजन्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमारे पास क्या था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होती जाएगी, साइज जितना बड़ा होता जाएगा, डाइपोल्स भी उतने बड़े होते जाएंगे और उनमें इंटरेक्शन भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपने फजान्स रूल पढ़ा होगा कि जितना छोटा कैटायन का साइज और जितना बड़ा एनायन का साइज, तो एनायन का साइज बहुत बड़ा है, इसकी फील्ड इतनी ज़्यादा है कि ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पूरी तरह खींच लेता है और इसके साथ अपना क्या कर देता है, गुड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। अब अगर बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत अच्छा है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास यही बोल रहे हैं कि अगर हम RX टाइप का स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना, हमारे हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स। यहाँ X क्या है, Cl है, F है, Br है और आयोडीन है। अगर मैं इनके साइज की बात करूँ, देखिए यहाँ कार्बन तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखिए अब अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पर मान लीजिए कि किसी एग्जाम्पल में उसने कार्बन तो सेम रखे हैं पर वो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन इस तरीके से बदलता जा रहा है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं एक ही कार्बन ले रही हूँ और एक बार मैंने CH3Cl लगाया, एक बार मैंने CH3Br लगाया, एक बार मैंने CH3I लगाया। तो अब मुझे इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, देखिए आपको ये तो पता ही है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, है ना, क्योंकि इनमें डाइपोल्स हैं, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को खींचे हुए हैं। मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि ये जो बड़ा सा सर्कल है ना, ये हमारे पास हेलोजन्स हैं और जो छोटा सर्कल है ये हमारे पास कार्बन एटम है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा इसका हमारे पास हेलोजन का, उतनी ज़्यादा उसकी फील्ड होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी फील्ड है उतना ज़्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने में। तो जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके
से वो इसको खींचेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में, और उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। आप देखिए क्लोरीन का साइज बड़ा है कि ब्रोमीन का या आयोडीन का। हमें पता है कि फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारे पास साइज इंक्रीज होता जाता है। और मैंने ऊपर भी लिखा था आपको कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा या साइज ज़्यादा होगा तो वैंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ आयोडीन का मास और साइज इतना बड़ा है कि उसने उस पर पूरी फील्ड लगा रखी है, किसके ऊपर, CH3 पे पूरा जोर लगाया हुआ है उसको अपनी तरफ खींचने पे। और जितना ज़्यादा जोर खींचने में लगाया हुआ है उतना उनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो आप क्या बोल सकते हो, इधर की तरफ जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो रही है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी कारण हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो हमारे पास किस बात पे डिपेंड करता है, क्या हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो चलिए आज हम बॉइलिंग पॉइंट को कंप्लीट करते हैं और आपको से मैं यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप बॉइलिंग पॉइंट तक का इसकी सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। आगे आने वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन एज़ यूजुअल आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूरी वीडियोस को देखते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।